मेंस को कुछ इस तरीके से बचपन से सिखाया जाता है, बच्चा पढ़ाई करो, कुछ बिजनेस बनाओ, घर के लिए पैसे कमाओ और घर चलाओ। आई थिंक मेन के साथ ये भी एक प्रेशर जुड़ा होता है कि दे आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट देयर मेंटल प्रॉब्लम्स या मेंटल हेल्थ। सो व्हाई दिस हैपेंस? अगर कोई के भाई ने या आपके फादर ने कुछ ऐसे रिएक्ट किया घर पे, तू तो रोतलू है क्या, लड़कियों जैसे रोता है, ऐसे बोलते हैं, बराबर है। जब हम मेन की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपके पास क्या प्रॉब्लम मेन लेकर आते हैं? अगर कोई मेन मेरे पास आता है तो यूजुअली दे आर विद दिस, घर पे झगड़े होते हैं। फिर कभी कभी मेंस में बहुत बार देखा गया है दे आर एडिक्टेड टू अ सब्सटेंस। अभी अगर हम सोसाइटी में देखें ड्रिंकिंग और अल्कोहल और स्मोकिंग, तो वो सब्सटेंस एडिक्शन हो जाता है। ये बहुत कॉमन देखा गया है। लड़कियां सीरियस बात करने लग जा रही है तो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं मेन, एंड कमिटमेंट से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डरते हैं। व्हाई डज दैट हैपन? मेन्स आर गेटिंग जज्ड अबाउट इट। इंडियन सोसाइटी में शादी अगर करनी है और वो लड़की को घर पे इंट्रोड्यूस करना है तो क्या होता है, कितना पैकेज है, कोई हेल्थ बैकग्राउंड है क्या, तो ये क्या होगा, हाउ यू आर एडजस्टिंग विथ ईच अदर। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी दो कपल या दो पर्सनालिटीज में कम ज्यादा होने वाला है। एक आदमी को कमिट सच में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये वो डिसीजन कैसे ले? सो इट इज इंडिविजुअल जर्नी। कोई इंसान को एट द एज ऑफ 40 लगता है यस आई हैव अचीव्ड एंड आई एम नाउ रेडी। 2 साल बाद वहाँ पे क्या लेवल पे मैं होऊंगा, 5 साल बाद, 10-20 साल बाद, और फिर वो आदमी डिसीजन ले सकता है मुझे कमिटमेंट कब करना है। इट इज नॉट जस्ट फॉर मेन के औरतों को समझना मुश्किल है। आई थिंक औरतों के लिए भी यही प्रॉब्लम होगा कि आदमी समझ नहीं रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ। सो जब हम आदमियों की बात करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ सोसाइटी का प्रेशर टू परफॉर्म, यानी कि बचपन से यही उम्मीद लगाई जाती है कि बेटा बड़ा होके कमाएगा और अपने माँ बाप का, अपने फैमिली का ध्यान रखेगा। सो इस प्रेशर के अंदर आई थिंक मेन के साथ ये भी एक प्रेशर जुड़ा होता है कि दे आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट देयर मेंटल प्रॉब्लम्स या मेंटल हेल्थ। सो व्हाई दिस हैपन्स एट ऑल इन द सोसाइटी? सो क्या होता है ना, जब भी हम मेंस मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या मेन इन द सोसाइटी बात करते हैं, तो अगर आप देखोगे कि एक इंडियन सोसाइटी में जैसे देखते आए हम लोग कि पहले से जेंडर बायस रोल डिसाइड किए हुए हैं। मतलब अगर हम हमारी मम्मी, नानी, दादी उनको देखोगे तो ये है कि उनको क्या करना है कि खाना बनाना है, घर का ख्याल रखना है, बच्चों को देखना है, फिर ये सब होता है। अगर मेन की बात करते हैं उनका यही है, बच्चा पढ़ाई करो, कुछ बिजनेस बनाओ, घर के लिए पैसे कमाओ और घर चलाओ, राइट। तो अभी सोसाइटी ने वो रोल्स ऐसे पहले से डिसाइड किए हैं जिसके वजह से होता है कि मेंस के ऊपर पहले से ये प्रेशर रहता है कि मुझे आगे जाके जॉब करना है, पैसे कमाने हैं और ये सब चीज़ें करिए। अभी ये चीज़ों में क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मेन और वुमेन की हेल्थ या बॉडी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस रहता है उसकी वजह से हार्मोनल डिफरेंस रहता है दोनों में। अभी उसके चलते हुए होता है कि दोनों की पर्सनालिटी और परसेप्शन अलग होता है। वन ऑफ द रीज़न ऐसे सोशल कल्चरल थिंग्स है। और मेंस को कुछ इस तरीके से बचपन से सिखाया जाता है, कोई बच्चा रोता है तो तू क्या लड़की है क्या, ऐसे बोलते हैं, बराबर है। या अगर कोई आपके हस्बैंड ने, आपके भाई ने या आपके फादर ने कुछ ऐसे रिएक्ट किया घर पे, तो तू तो रोतलू है क्या, लड़कियों जैसे रोता है, राइट। तो यानी कि जब भी मेन को स्ट्रेस होता है, उसको जब भी एक्सप्रेस करने जाता है तो सोसाइटी ने कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डाला है कि आपका स्ट्रेस आपको मैनेज करना है। सो उसको दबाना होगा, दबाना हो गया, एग्जैक्टली। या अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो यानी कि आप एक बहुत कमकुवत मन के आदमी हो। हाँ, मतलब अगर आपने आपकी कोई भी अच्छी बुरी फीलिंग किसी के साथ एक्सप्रेस की, स्पेसिफिकली कोई मैन या आदमी ने एक्सप्रेस की, तो उनका मन बहुत कमज़ोर है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो मैन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट। और कोई से अपोजिट वे में जा रहा है तो नहीं उसको कोई प्रॉब्लम है, ऐसे माना जाता है। और वही अपब्रिंगिंग बचपन से लड़कों में होता गया है। करेक्ट, राइट। सो जब हम मेन के मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके पास क्या प्रॉब्लम मेन लेकर आते हैं? राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई मेन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो दिस इज़ अप्रिशिएटिंग थिंग। बिकॉज क्या होता है ना, मैंने जैसे पहले बोला कि मेरा प्रॉब्लम एक्सप्रेस करना है, उस यही स्पेसिफिकली अबाउट मेंटल हेल्थ, उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस उतना नहीं है। और
जैसे मैंने बोला पर्सनालिटी, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है गया है कि वेरी लेस मेन आर एक्सप्रेसिव। जैसे अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो अगर कोई मेन मेरे पास आता है तो यूजुअली दे आर विद दिस एंजाइटी जिसको हम बोलते हैं चिंता होना, किसी चीज़ को लेके बहुत सोच विचार करना, और ऐसे सोच विचार करते करते काम पे मन नहीं लगता है, घर पे झगड़े होते हैं। फिर कभी कभी मेंस में बहुत बार देखा गया है दे आर एडिक्टेड टू अ सब्सटेंस। अभी अगर हम सोसाइटी में देखें, ड्रिंकिंग अल्कोहल और स्मोकिंग इज कंपेयर टू कॉमन कंपेयर टू फ्यू, राइट, एग्जैक्टली। तो वो सब्सटेंस एडिक्शन हो जाता है, ये बहुत कॉमन देखा गया है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, गम में भी मैं पी रहा हूँ, खुशी में भी पी रहा हूँ, बट मेरी फैमिली, मेरी हेल्थ, मेरी फाइनेंसेस, सोसाइटी सब अफेक्ट हो रहा है। तो ये एक चीज़ हो गया। तीसरे होते हैं एंगर टेम्परामेंट्स, तो बहुत सारा गुस्सा आता है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो ये सब चीज़ें बहुत आती है। सेकेंड थिंग अगर बोले जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया जिसको हम बोलते हैं, जिसमें मेंस आर नॉट इन टच विथ रियलिटी, जिसको हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं, जिसमें मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती है, सुनाई देती है जो रियल वर्ल्ड में नहीं है। दिस इज़ अ सीवियर साइकेट्रिक केसेस विच आई एम टॉकिंग अबाउट। बट इन डे टू डे लाइफ आई वांट टू टॉक इज मोर ऑफ एंजाइटी, सब्सटेंसेस, एंगर इश्यूज इज देयर, वर्क लाइफ बैलेंस, और यू नो दैट डिस्ट्रेस इज मोर। सो व्हाई दिस, सबसे ज़्यादा आपने कहा एंजाइटी इश्यूज सबसे ज़्यादा रहता है, एंड आई थिंक परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट द सेम ओनली, राइट। सो इफ अ पर्सन, एक आदमी को पता है कि आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, व्हेन ही डिसाइड्स कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। यस, सो एक होता है कि जब मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ गड़बड़ है, ये पता चलता है जब मैंने जैसे बोला कि उसके डे टू डे रूटीन लाइफ में कुछ तकलीफ होने लगती है। जब तक उसके, जैसे मान लो कि मैं पहले 8 आवर्स वर्किंग हूँ तो वो 8 आवर्स मैं अच्छे से निभा पा रहा हूँ, पर अभी मुझे 2 घंटे में बोर होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, मैं मेरे स्टाफ पे भड़क जाता हूँ, या मेरे रिलेशनशिप में इम्पैक्ट हो रहा है, मुझे नींद बराबर नहीं आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खाने की या कम खाने की इच्छा हो रही है, किसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जो पहले आता था। ओके, तो अभी ये हो गया डिस्कम्फर्टिंग साइन ऑफ एनी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। तब उनको पता चलता है कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है। सो ये गड़बड़ पहले रियलाइजेशन होना जरूरी है कि ये गड़बड़ है। यस, सो दैट्स व्हाई आई सेड ना कि जब फिजिकली डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, जब डे टू डे रूटीन लाइफ में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तब कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अरे मैं क्या ऐसे सोच रहा हूँ, क्या ये टॉपिक पे ज़्यादा मेरा प्रेशर हो रहा है, क्या दिमाग पे स्ट्रेस हो रहा है क्या। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हाँ मुझे बहुत पैनिक फील हो रहा है, जैसे मैंने बोला डिप्रेशन जैसे थॉट्स आ रहे, देन दे फील कि मुझे जाना चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट के पास, या मुझे मेरे मेंटल हेल्थ के बारे में चेक करें। बट यूजुअली दे गो फॉर अ फिजिशियन और एनी नॉर्मल डॉक्टर। क्योंकि समझ लो फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस में बैठा हूँ एंड मैं काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब मैं दोष तो अपने मन को ही देता हूँ कि मतलब मैं ही थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ आई बिलीव, एंड क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है सेम रिपीटेटिव काम कर रहा हूँ तो बोर वैसा हो रहा होगा। आई डोंट कंसिडर इट एज कि सच में मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि इतना सोचना भी एक तरह का मेंटल इशू ही है कि मैं ओवर थिंक तो नहीं कर रहा कहीं ज़्यादा। सो व्हेन अ पर्सन थिंक्स कि उसको फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एक आदमी स्पेशली सोच रहा है, सो फिजिशियन के पास वो जाने का डिसीजन लेता है। जैसे आपने कहा, वो सोचता है कि कोई दवाई लेने से वो ठीक हो जाएगा। समझ लो ऑफिस में बैठे बैठे मेरी कमर दुखने लगी है, दैट इज़ ऑल्सो कॉजिंग मी डिस्कम्फर्ट, एंड उसकी वजह से मेरा ऑफिस का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। ट्रेन में ट्रैवल करने की वजह से हो सकता है मेरे थकान की वजह से मैं घर पे जाके झगड़े कर रहा हूँ। सो एक मेंटल हेल्थ को और एक नॉर्मल फिजिकल प्रॉब्लम को कैसे मैं अलग अलग कर सकता हूँ समझने के लिए। सो क्या होता है ना, हेल्थ इज़ वन अम्ब्रेला जिसके अंडर ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ बराबर, तो दिस ऑल आर इंटर रिलेटेड, राइट। ऐसे बहुत सारे फिजिकल डिसऑर्डर्स है जहाँ पे रिसर्च में ऐसे देखा गया है दैट पर्सन वॉज गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ सिम्टम। जैसे मान लो माइग्रेन इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, और एसिडिटी होती है बहुत सारे लोगों को, तो ऐसे देखा गया है। या आप मान लो डायबिटीज़ है, बीपी है, तो ऐसे लोगों में देखा गया है दे हैव सम और अदर स्ट्रेसर्स, प्रेसिपिटेटिंग स्ट्रेसर्स, जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही है। ये वन ऑफ द रीज़न है जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही है, बराबर। तो अभी ये होता है कि यस, अभी लोग ज़्यादा अवेयर है
लोगों को हम सोशल मीडिया के थ्रू या सेलिब्रिटीज़ है वो बोल रहे हैं एंजाइटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, एंगर टेम्परामेंट्स के बारे में, तो लोग अवेयर हो रहे हैं, ये रीज़न है। और फिर जब मैंने जैसे बोला कि रूटीन अफेक्ट हो रहा है इंसान का, मान लो एक चीज़ मैं आधे घंटे में कर रहा हूँ, उसको मैं 2 घंटे लगा रहा हूँ, करेक्ट, तो तब मुझे पता चलता है कि नहीं मेरा मन कहीं ना कहीं बीमार है। अच्छा, हाँ, ओके, क्योंकि तब तक पता नहीं चलेगा जब तक रूटीन में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके, सो फॉर एग्जांपल, मुझे समझ गया कि समवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। हो सकता है मुझे इतना सोचने का पता नहीं है कि मैं अपने मन के बारे में इतना सोचूं, तो समझ लो मुझे इंडिकेशन मिल गया, जैसे आपने कहा कि मैं डेली लाइफ कुछ तो इफेक्ट हो रही है, और वो हमेशा हो रही है, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन तक ही है, इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड, मतलब महीने भर से वैसे ही हो रहा है, एंड आई एम नॉट फीलिंग टू परफॉर्म। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? यस, सो मेंटल हेल्थ में ये होता है कि एक तो जैसे हमने डिस्कस किया खुद को पता चलता है, बट बहुत सारे केसेस में फैमिली सी अ डिफरेंस, या जो आपके वर्क कलीग्स है या फैमिली, उनको डिफरेंस दिखाई देता है कि ये बंदे में बदलाव आया है, या ये इंसान में पहले ऐसे था अभी ऐसे हो गया है, घर में बैठने लगा जो बाहर जाता था। सो वहाँ पे पता चलता है कि डिफरेंस है। और पहली बात तो वो सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन इंडिया सुसाइडल रेट इज़ सो हाई। वो सुसाइड तक कब पहुंचता है कोई भी इंसान, या कोई भी एक्सट्रीम चीज़ को लेके, मतलब बहुत एडिक्शन हो गया, 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकला, या एक्सट्रीम सेल्फ हार्म थॉट्स, ये कब हो रहा है? बिकॉज ये इनिशियल सिम्टम्स है, उनको इग्नोर किया गया है। एग्जैक्टली, ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि कल कुछ हुआ और आज मैंने कुछ अटेम्प्ट किया। राइट, जैसे कोई भी मान लो आप कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट अटैक हो गया, हाँ ऐसे बैठे और हार्ट अटैक हो गया, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। योर लाइफ स्टाइल, कुछ आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, जेनेटिक हिस्ट्री है। तो सिमिलरली इन मेंटल हेल्थ एज वेल ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं। मान लो घर पे किसी को डिप्रेशन है, या बहुत बार तो अनफॉर्चुनेट लोगों को पता ही नहीं रहता कि मेरे पापा को या मेरे दादा को डिप्रेशन था। हाँ, और वो होता क्या एग्जैक्टली मुझे? हाँ, यस, तो ये होता है डिप्रेशन, हम 3 उसके ट्रायंगल बोलते हैं डिप्रेशन। इंसान को बहुत होपलेसनेस फील होता है, यानी लाइफ के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं फील होता है, होप ही फील नहीं होता कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है। ऑल्सो उसको लगता है मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। हेल्पलेस यानी कि मैं ये सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकलूँगा। मान लो किसी का जॉब चला गया, तो इंसान को लगने लगता है कि बस अभी मेरा पूरा लाइफ ख़त्म हो गया, मैं घर को नहीं संभाल पाऊँगा, दिस इज़ अ लाइक डेड एंड, राइट। तो उसको बहुत हेल्पलेस फील होता है। वर्थलेस यानी कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब लाइक आई एम नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग। सो दिस 3 ट्रायंगल्स डिफाइंस अ डिप्रेशन। देन देयर आर अदर सिम्टम्स, कि अलग अलग सिम्टम्स भी है जो मैंने रूटीन लाइफ के बारे में बताया। सो एक बंदा जो ये सोच रहा है, हो सकता है उसका नेचर ही वैसा हो। सो जैसे कि मुझे कोई अच्छा सोचने की आदत नहीं है, तो घर वाले ये कैसे इमेजिन करेंगे कि एक्चुअली ये डिप्रेशन है, बल्कि ये है ही आलसी। राइट। सो क्या होता है ना, मेंटल हेल्थ में 2 टाइप के डिसऑर्डर्स मान सकते हैं, 2 टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं। वन इज़ योर पर्सनैलिटी प्रॉब्लम एंड वन इज़ द टेम्पररी ऑनसेट ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू क्विकली। सो पर्सनालिटी, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने पैदा हुआ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मेरे आँखें ब्लू है, ग्रीन है, मेरे बालों का कलर, मेरी हाइट, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, ये बाय बर्थ डिसाइड होता है, राइट। तो उसको अगर मुझे चेंज करना, मान लो मैं 20 साल का हो गया और मुझे उसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा? ग्लासेस लगाऊँगा या लेंसेज लगाऊँगा, जिम जाऊँगा, कपड़े अलग पहनूँगा। सो दिस ऑल आर द टेम्पररी इफेक्ट्स, राइट, वो परमानेंट नहीं है। सिमिलरली हमारी पर्सनालिटी टिल द एज ऑफ 18-20 बन जाती है जेनेटिकली। जो हमारे मम्मी पापा है, दादा दादी, नाना नानी है, उसमें ऐड ऑन होता है हमारा एक्सपीरियंस जो हमने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में देखा है, बट ओरिजिनल पर्सनालिटी वैसे ही रहती है। ओके, सो दैट्स व्हेयर यू सेड ना, ये बंदा बहुत निगेटिव सोचता है, ये मेरा दोस्त है वो हमेशा गलत बात ही करता है, ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, हम लोग बोलते हैं। तो दिस इज़ व्हाट पर्सनालिटी कैरेक्टर्स। और फिर एक पार्ट होता है जो ऑनसेट है, मतलब ये पहले बहुत शांत था और एट द एज ऑफ 22
उसने कुछ ऐसे देखा, उसका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया और फिर वो वायलेंट हो गया. Okay, so now this is what the onset of a problem that was not genetically imbibed in you. Yes. Okay. So वहाँ पे होता है कि उसकी पर्सनालिटी अलग है, बट राइट नाउ इज शोइंग सम सिम्टम ऑफ दैट डिसऑर्डर एंड देन पर्सनालिटी इज इम्पैक्टिंग समवेयर इन अ जनरल लाइफ. ओके, सो ये जो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा लग रहा है उनका ड्यूटी ज़्यादा है इन एक्चुअली गेसिंग दैट प्रॉब्लम, क्योंकि हम शायद हो सकता है मेरे साथ अगर ये हो तो मुझे वो पता नहीं चल रहा है कि ये नॉर्मल है कि नहीं. राइट. हो सकता है कि ऐसे ही होता हो दुनिया में, हो सकता है ब्रेकअप के बाद लोग ऐसे ही सैड सॉन्ग सुनते हैं और थोड़े दिन में वापस सही हो जाते हैं. राइट. या फिर एक्चुअली ये प्रॉब्लम है. सो फ्रेंड्स एंड फैमिली कैसे, अगर समझ लो गेस कर भी लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, सो व्हाट, क्योंकि एक तो मेन की बात कर रहे हैं स्पेशली यहाँ पे. सो मेन जनरली दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड नॉट टू बी ओपन अबाउट दिस प्रॉब्लम्स. तो अगर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरी तरफ से आप या मेरी फैमिली कैसे डिसाइड कर सकती है कि ये इसको किसी को दिखाना चाहिए. राइट. मैंने जैसे बोला कि फैमिली चेंज देखती है या क्लोज वन चेंजेस देखते हैं, वर्क प्लेसेस पे चेंजेस देखते हैं. सो अगेन मुझे ऐसे लगता है इन रिसेंट ईयर्स पीपल आर मोर अवेयर अबाउट देयर मेंटल. हाँ, पता है भाई कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई साइकाट्रिस्ट जाना है, बट देयर इज अ वेरी लेस एक्सेप्टेंस अबाउट इट. देयर इज अ डिफरेंस. ओके, कैन यू एक्सप्लेन दिस मोर? यस. सो नाउ बिकॉज एज आई सेड, अभी सोशल मीडिया और सेलिब्रिटीज़ और सब लोग बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे, थोड़ा सा वो फैंसी टर्म हो गया है अभी, है ना. स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट द यंग जनरेशन के, तो ये होता है कि पीपल आर अवेयर. हाँ, मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे एनजाइटी हो रहा है, मुझे किधर जाना है एनजाइटी हो रहा है, बट अगर मैंने बोला आप एक्सेप्ट करो ना उस चीज़ को कि हाँ मुझे ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा. जस्ट आई एम अवेयर, मुझे एनजाइटी हो रही. दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस कि कब इंसान जाता है, जब वो अवेयर है. दैट्स अ गुड पार्ट कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सब. बट क्या मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्या कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रहा है? नहीं. और जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आता तब तक वो इंसान खुद से जाने के चांसेस बहुत कम है. सो एक्सेप्टेंस तो बहुत रेयर साउंड कर रहा है मुझे तो. रेयर, यस. दैट्स वाई ना पीपल आर अवेयर, पीपल आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. और फिर बहुत कैजुअली, मतलब कितना हम कैजुअली बात करते आ रहे यार आज ऑफिस में बोर हो गया, डिप्रेशन हो गया मेरे को, बॉस ने दिमाग खराब कर दिया. इट्स दैट कैजुअल, राइट. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल सिम्टम, जैसे मैंने कैजुअली अरे यार एकदम डिप्रेशन, कितना बोर लेक्चर किया, दिस इज़ वेरी कैजुअल टर्म, हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. बट अगर उस चीज़ को अगर मैं डीप जाके सोचता हूँ कि अरे डिप्रेशन हो रहा है मुझे ना लाइफ में हेल्पलेसनेस फील हो रहा है. अभी जब मैं खुद को बोलता हूँ कि मुझे हेल्पलेसनेस हो रहा है, ये मैं कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करो, देन ओनली आई विल टेक का हेल्प. सो इससे ना एक सवाल आ रहा है मुझे, समझ लो मैं अपने ऊपर एक इमेजिन करता हूँ ये सिचुएशन. सो एक्सेप्टेंस जब मैं समझता हूँ तब ऐसा भी लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ. आई विल एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. समझ लो मैं अपने दोस्तों के साथ में हूँ, मैं उनको बोलता हूँ अरे यार मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, आई थिंक मुझे डिप्रेशन हो रहा है. सो सबसे पहले आई थिंक मेरे दोस्त यही कहेंगे तू ज़्यादा सोच रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं होता है, चल अपन चिल मारते हैं, हो जाएगा. सो ओवर थिंक करने में और एक्चुअली रियलाइज करने में जो एक्सेप्टेंस की आप बात कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है? ओके, सो व्हेन आई से कि एक्सेप्टेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, उसको एक्सेप्टेंस मीन्स यस यहाँ पे प्रॉब्लम है और उसके लिए मुझे हेल्प की ज़रूरत है. हाँ ठीक है, मैं पूरा अवेयर नहीं हूँ मेरे सिम्टम्स के बारे में, मेरे प्रॉब्लम के बारे में. एक्सेप्टेंस मुझे ये कहना, एक्सेप्टेंस यानी कि अभी यस ये पॉइंट पे मुझे मेरे दोस्तों से बात करके फ़र्क नहीं आने वाला है, मुझे कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है. सो ये एक्सेप्टेंस है. ओके, राइट. सो ये जो एंग्जाइटी वाली बात आप कर रहे हैं, ये मोस्टली ज़्यादा कम उम्र के लड़कों में देखी गई है या एडल्ट्स में भी देखी जाती है? सो टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिफर्स. जैसे मान लो यंग है, उनको करियर, एजुकेशन, सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम टू गेट गुड जॉब. यंग जनरेशन व्हेन यू टॉक अबाउट दिस 20-25. अगर हम ओल्ड एज में, मिड एज में अगर हम लोग देखते हैं तो उनको बच्चों को लेके एंजाइटी होती है, या एक पोजीशन पे दे आर सेटल नाउ, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर रिटायरमेंट, दे आर वरीड अबाउट देयर हेल्थ,
ये सब होता है। अगर हम लेट 60s और उसके आसपास की बात करते हैं कि मैं रिटायर हो गया हो या मेरा मतलब बिजनेस अभी सेट हो गया है, बच्चे बड़े हो गए, अभी मैं क्या करूँ, बिकॉज लास्ट 30-40 years देयर वाज अ रूटीन। करेक्ट। और अभी सडनली देयर इज़ नो रूटीन, मतलब 1-2 month आई एन्जॉय दिस फेस, बट आफ्टर दैट क्या होगा, क्या मुझे डायबिटीज़ हो गई, यस मुझे कुछ हेल्थ एंजाइटी हो गई तो हाँ, या मान लो मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, मतलब इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 60s और समथिंग, तो ये एंजाइटी बढ़ जाती है उनमें। सो आप एंजाइटी की बात करते, उसके बाद आपने कहा सबसे ज़्यादा लोग जो आदमी आते हैं आपके पास वो मैरिज इश्यूज़ के लिए आते हैं। सो क्या प्रॉब्लम्स, हाँ रिलेशनशिप, वो क्या प्रॉब्लम्स होती है एग्जैक्टली? सी क्या होता है ना, अब जब भी कोई मैरिटल कपल या रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेके आता है तो बहुत बार ऐसे देखा गया है कि लोग जो आते कपल्स आते वो ये बात करते हैं कि मैडम इसको चेंज करो, मैडम उसको चेंज करो, ये बहुत गुस्सा करता है, या मैडम ये मुझे टाइम नहीं देता है। हाँ, तो अभी ये होता है कि इनको एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मैं उसके पार्टनर को चेंज करूँ तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट, राइट। बट इन रियलिटी जब भी हम थेरेपी सेशंस उनको बोलते हैं कि हमें खुद के ऊपर काम करना है, अगर मैं खुद के ऊपर काम करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे खुद में और आसपास के लोगों में चेंज दिखेगा। सो इन केस ऑफ मैन ये कंप्लेन औरतें करती हैं कि ये आदमी गुस्सा बहुत करता है मेरे पर, या फिर कपल साथ में आते हैं कि आदमी ही अकेला आता है? मोस्ट ऑफ द टाइम इट स्टार्ट विद द वन पर्सन, यू नो, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है खुद से या पार्टनर से, और फिर वो, या कभी कभी ऐसे होता है कपल भी आते हैं। सो जब आदमी पहली बार आपके पास आ रहा है ये कंप्लेन लेकर कि मेरी शादी में प्रॉब्लम है, तो वो कैसे इनिशिएट करता है अपना कन्वर्सेशन, बिकॉज इट इज़ लाइक अ पर्सनल थिंग है, वो मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ कैसे शेयर करता हूँ? राइट। सो यूजुअली वो ये होता है कि मैंने बहुत बार देखा है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है, घर पे लेट आ रहे हैं, ये चीज़ हो गई, या बच्चों के ऊपर से प्रेशर हो रहा है घर में, या उसके बाद इन लॉज प्लेज अ मेजर रोल इन इंडियन सोसाइटी, राइट। उनका इन्फ्लुएंस है, वाइफ को लगता है हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनना, हस्बैंड को लगता है मैं मेरी मम्मी की बात सुनूं, तो वो एकदम सैंडविच हो जाता है। करेक्ट, राइट। तो ये हो जाता है। और फिर ये भी होता है कि सेक्सुअल वेलनेस के बारे में, ये भी बहुत कॉमन टॉपिक है जब कपल्स आते हैं। तो ये सब जनरली टॉपिक्स है जहाँ पे लोगों को लगता है हेल्प की ज़रूरत है। यूजुअली जैसे मैंने बोला कि जब वो इम्पैक्ट करने लगता है तब लोगों को रियलाइज़ होता है नहीं गड़बड़ है। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया है, बट उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ओरिजिनल प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे यूँ से ना, क्योंकि कोई भी डाइवोर्स होता है, यार आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस और सम सीरियस केसेस, इन जनरल अभी डाइवोर्स वेरी कैजुअली बोला जाता है, जैसे पहले 10 साल पहले नहीं था, राइट। तो मुझे ऐसे लगता है मोस्ट डाइवोर्सेस हैपन्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज ओनली, राइट। मतलब सिंपल एग्जाम्पल आप देखो, एनिवर्सरी है, ठीक है, एज ए मेन क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, how men react to this special occasion? 90% men. I am a man, so I would say कि मैं क्या करता हूँ, मुझे याद नहीं रहता पहली बात तो। Yes, या most of time मतलब you will go for a dinner, और फिर अगर बहुत कुछ पहले से नैगिंग हुआ है, झगड़ा हुआ, तो कुछ मैं गिफ्ट दे दूंगा, that's it. करेक्ट, हो गया। तो और क्या होता है? Exactly. But now understand, as a from female perspective, मेरा एक्सपेक्टेशन अलग लेवल पे है। हाँ, मतलब मेन इज़ ओके कि मैं बस या ट्रेन से जा रहा हूँ, पर जो औरत है उसको फ्लाइट से ही घूमना है। अच्छा। हाँ, और ना अब उसको बोल रहे हैं ट्रेन में है ना, घूमने तो जा रहे हैं ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अपने लिए डेस्टिनेशन मैटर कर, पर उनके लिए जर्नी मैटर भी। एग्जैक्टली। दैट्स व्हाई आई से ना, पर्सनालिटी, कल्चरल डिफरेंस, योर बॉडी, योर हार्मोनल चेंजेस मेक्स ऑल डिफरेंस। और फिर लोग आते हैं कि बहुत कट करती है, चिड़चिड़ करती है, मेरे पीछे लगती है, उसको क्या मुझे समझ में नहीं, सब तो दे रहा हूँ मैं। Exactly. Because for men, if I understand, it is ये हमेशा हमारे इसमें जो डायलॉग चलते हैं सब आदमियों के बीच में कि क्या है, औरतों का कुछ समझ में नहीं आता अपने को, कभी ये बोलती है कभी वो बोलती है। Exactly. So obviously जैसे आपने कहा कि आपके बॉडी में फ़र्क है, आपके अपब्रिंगिंग में भी फ़र्क होता है, आप अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करते हो, उसके बाद आपके हार्मोन्स भी डिफरेंट है। Yes. So it is not just for men कि औरतों को समझना मुश्किल है,
आई थिंक औरतों के लिए भी यही प्रॉब्लम होगा कि आदमी समझ नहीं रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ. सो व्हेन दिस हैपन्स, सो एक आदमी अपनी प्रॉब्लम जो है वो लेके कैसे आता है और वो डिस्क्राइब कैसे करता है? In specifically for men and in marriages. In marriage, as I said ना कि वो ये कहता है कि बहुत वाइफाई चिक चिक कर रही है, या वो मुझे बोलती कि ये करो, मैं तो सब कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है. या मान लो मैंने जैसे बात की कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, उस बारे में भी कंप्लेंट करते हैं लोग कि मतलब वाइफ सेटिस्फाइड नहीं कर रही, ये सब चीज़ें होती है. मतलब मेन में दैट अगेन परफॉर्मेंस थिंग्स कम्स अप. या मैं इतना 8-10 आवर्स जॉब कर रहा हूँ तो उसको समझ के लेना है. हाँ ठीक है, उसको बोला मैंने वीकेंड पे तो बच्चों को मॉल में तो लेके गया था, फिर क्या और करो. तो दिस पार्ट कम्स अप. सो फॉर मैन, इफ आई अज्यूम इट राइट, इट इज लाइक कि हाँ मैं कर रहा हूँ, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. राइट, कैसे कर रहा हूँ, डोंट काउंट दैट. यस. और फिर ये होता है ना कि फैमिली को लगता है कि बैठ के बात करे, कुछ करे. मैं ना नॉट इंटरेस्टेड. मतलब अगर आप देखोगे एनी मेन का वीकेंड का शेड्यूल क्या रहता है, यूजुअली वो विल वॉच अ क्रिकेट, घर में रहोगे कुछ या फ्रेंड्स के, बट देयर इज नो समवेयर जब आपके इमोशनल नीड को आप कुछ करते हो. राइट, मतलब वही रहता है ना, क्रिकेट देखो, वीकेंड है तो अल्कोहल हो गया, कुछ हो गया, दिस इज एंड मंडे गो टू ऑफिस. करेक्ट. सो मेंटल हेल्थ या इमोशनल नीड कहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो? आई डोंट नो, मतलब करना भी होता है क्या वो? हाँ एग्जैक्टली. मतलब वही हो रहा है ना कि व्हाई मेंस आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस. वन ऑफ द रीजन इज इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट देख रहे हो आप, कुछ नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, पर यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग. आप सिर्फ सुन रहे हैं. मतलब जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है उसको एक्सप्रेस करने का टाइम ही नहीं है, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ. राइट. अगर देखो आप कोई भी 4-5 मैन अगर बैठे हैं कहीं पे साथ में, तो यूजुअली व्हाट दे डिस्कस, मतलब ऐसे यहाँ वहाँ की बातें मोस्टली, क्या कर रहा है, देयर सीक्रेट. लाइक दे विल नॉट शेयर कि मेरे बच्चे को कम मार्क्स आए, बट दे विल से कि मुझे यहाँ पे जॉब भी है, ये है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मान लो शेयर मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. ऑल दिस टॉपिक दे विल नॉट टॉक अबाउट देयर पर्सनल स्टफ. हाँ, यस, मोस्ट ऑफ यस. सो वो अपब्रिंगिंग पहले से हुआ है एंड उसके ऊपर कल्चरल डिफरेंस. बट मान लो कोई 4-5 औरतें साथ में आती है, फीमेल ग्रुप, वो क्या बात करती है? वो बोलती है कि यार ये हस्बैंड टाइम नहीं देता है, या एनीथिंग ऑन योर पर्सनल लाइफ विच मेक्स अ मेंटल हेल्थ मोर प्रोडक्टिव और मोर गुड और बैड. करेक्ट. सो यही मेन जो डिफरेंस है वो औरतों के और आदमियों के बीच में होता है, दैट लीड्स टू अ कपल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम. यस, एब्सोल्युटली. मीन्स most divorce, breakup, disputes happens because of your personality traits. बट इस केस का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, राइट? यस, इसका सोल्यूशन ये है कि ये नहीं होगा कि मान लो मेरी आज ए पर्सनालिटी है, मैंने कुछ मैजिक किया, मेरी जेड पर्सनालिटी हुई. यस, हर पर्सनालिटी के अपने प्लस और माइनस पॉइंट है. तो जब भी मेरे पास थेरेपी के लिए लोग आते हैं, उनको मैं बोलती हूँ जो हाई इंटेंसिटी वाली प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे, रिलेशनशिप बेटर होगा. राइट. जैसे मान लो एग्जाम्पल, कोई कपल है, एक आदमी है, उसको ये है कि उसको लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ, या जो भी काम करना है मैं बेस्ट कर सकता हूँ. सो हिज इनर मोस्ट नीड कि लोग मुझे प्रेज करे, मुझे अच्छा बोले, या मेरे बारे में बोले कि ये इतना अच्छा कर रहा है, मान लो. और उसकी वाइफ है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है सोशल लाइफ में, उसको मतलब अप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस, ये नीड ही नहीं है उसकी. हाँ, मतलब उसको, हाँ आज ब्लू कलर का शर्ट पहना है, ओके, कल ब्लैक पहना है, स्टिल ओके. बट विद दैट मेन्स पर्सनैलिटी उसको ये चाहिए कि यू आर लुकिंग गुड इन दिस ब्लू शर्ट एंड यू आर नॉट लुकिंग गुड इन दैट ब्लैक शर्ट. बट अभी उसकी वो नीड है, वो वाइफ कंप्लीट नहीं कर रही है कि हाँ अच्छा लग रहा है, ये करो, ये मत करो, ये इससे बेटर हो रहा है, दिस इन दिस यू डिड वेल. अभी वो नीड नहीं कंप्लीट हो रही है, तो क्या होगा? झगड़ा होगा. क्योंकि मेरी माइंड, यस, मेरी माइंड की या मेरी पर्सनालिटी की एक नीड होती है, हर पर्सनालिटी की होती है. अगर वो नीड ही कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आइदर इट स्टार्ट विद द आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट,
फिर दैट लीड्स टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि वो नीड है, मेरे पर्सनालिटी की 10 नीड है, उसमें से 2 ही नीड मेरे सामने वाला इंसान पूरा कर रहा है, मेल या फीमेल, तो क्या होगा, वो नीड की रिप्लेसमेंट में कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करूँगा. ओके, राइट. तो वो नीड की जब रिप्लेसमेंट मिलती है तो इट कैन बी अ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन, इट कैन बी दिस व्हाट आई सेड ऑन एक्स्ट्रा मैरिट, बिकॉज अभी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हम बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही है. एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज़्यादा होने के मोस्ट ऑफ द रीजंस क्या होते हैं इन मेन? यस, मैंने जैसे बोला कि वन इज़ योर वेल्थ, लाइक मनी नीड. स्पेसिफिकली ये देखा गया है कि वुमेन्स में वो नीड होती है. यस, देयर आर लॉट ऑफ वन इज अ मनी नीड, यू नो, बाइंग, शॉपिंग, गोइंग, ट्रैवलिंग एंड ऑल, स्पेंडिंग. वन कैन बी योर सेक्शुअल नीड. थर्ड कैन बी योर, एज आई सेड, इमोशनल नीड, बट लोगों को समझ में नहीं आता. जैसे मैंने एक्सप्रेस नहीं करते. एग्जैक्टली. मतलब जैसे मैंने बोला ये शर्ट का एग्जांपल दिया, या मान लो कि वही सेम इंसान को आगे जाके करियर में कुछ सक्सेस मिला, प्रमोशन मिला, कुछ अच्छा बन गया, बिजनेस ग्रो कर रहा है, बट उसका अंडरलाइन नीड है टू बूस्ट कि यहाँ से एक स्टेप आगे जाने का. 10 लोग आके मुझे बोले कि वाह फैंटास्टिक जॉब. अगर मेरी वाइफ ही वो चीज़ मुझे नहीं बोल रही है तो मुझे ऐसा लगेगा कोई ऐसा, मुझे 10 बंदे मैं और ढूंढूंगा जो मुझे बोलेंगे यू आर डूइंग बेस्ट. या इन केस ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकता है कोई और बंदी है जो ऑफिस में आपको फेस कर रही है कि यू आर रियली गुड, तो उस केस में हो सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, राइट. या मुझे ऐसा लग रहा है मेरी वाइफ मुझे टाइम नहीं दे रही. हियर आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हाउ वाइफ और वुमेन आर बैड और हाउ द मेन आर बैड. यू आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी, यू नो, बिकॉज ऐसे मान लो ना कि 2 ऐसी चीज़ें जो साथ में नहीं जा सकती. जैसे मान लो हम चाय में आइस डाल के कभी नहीं पियेंगे, इट्स दैट सिंपल, राइट. और लोगों को वो समझ में नहीं आता क्योंकि उनको पता नहीं उनका पर्सनालिटी स्ट्रक्चर क्या है. इसीलिए हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं, यू डू अ प्री मैरिटल काउंसलिंग एंड अ साइकोमेट्रिक टेस्ट. जैसे हम शादी के पहले बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करो, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है वो चेक करो, कुंडलियाँ मिलाते हैं. सो दिस इज AI ऑफ दिस यू नो थिंग. कुंडली मिलाते हैं, वो गुण बराबर है क्या, गोत्रा बराबर है क्या, वो चेक करते हैं. सिमिलरली हमें हमारी मेंटल हेल्थ या पर्सनालिटी टेस्ट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये कैसे करता है कोई, मतलब समझ लो पंडित के पास तो चले गए हम लोग, लेकिन एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करना है, चलो ये ख्याल भी आ गया, लेकिन जाना कहाँ है फिर? So they can come to a psychologist. Okay. Yes. वो क्या करेंगे? So there are different techniques. One can be computerized test. There are paper, pencil, and question answer test. MCQ test होते, कोई descriptive test रहते. That test will tell me about your personality. क्या personality है? तो ये नहीं है कि वो टेस्ट के बाद वो कुछ judgment आने वाला है. हाँ ये सही है. हाँ नहीं. So जब हम personality test करते हैं, you know, pre-marital cases जब आते हैं कि मुझे शादी करनी है तो mental health match हो. Because understand, अगर पर्सनालिटी अगर लाइन में नहीं जा रही है तो आप सोचो हर चीज़ में इशू आने वाला है. ठीक है, कुछ नहीं किया टेस्ट वगैरह, या मतलब नहीं, दे आर नॉट अवेयर, आगे गए, फिर ओपिनियन इज गोइंग टू बी ऑलवेज डिफरेंट. सिंपल कि मुझे बाहर जाना पसंद है और मुझे घर में रहना पसंद है. करेक्ट. फिर बच्चे हो गए, हाँ बच्चों में कैसे उनकी परवरिश करना, उसमें डिफरेंस आएगा. घर में झगड़े हो गए, तो आपका मेंटल हेल्थ हर चीज़ पे इम्पैक्ट कर रहा है. ओके, राइट. ऐसा नहीं है कि हाँ इसको थोड़े टाइम साइड में रखा. क्या होता है ना कि कभी फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं ना, जब मान लो बुखार हो गया, हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, इसको ना 2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीने हो जाएगा. बट क्या कोई चीज़ है जो ऐसे चलो यार बोर हो गया, मन को थोड़ा साइड में रखते नहीं. दैट्स वेरी कॉन्स्टेंट. जब से मुझे समझ में आ रहा है तब से साथ में चल रहा है. करेक्ट, राइट. तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम कुछ टेस्ट करें, कुछ खुद को समझे पर्सनालिटी, ताकि आगे जाके हम डाइवोर्स का जो बोलते हैं इतना ज़्यादा रेशो बढ़ गया उसको कम कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू टेक अ साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर एग्जांपल. सो उसमें क्या रिजल्ट आता है, मतलब क्या पता चलता है एग्जैक्टली? राइट. इट टेल्स यू अबाउट योर पर्सनालिटी ट्रेट्स. नंबर 1 कि कोई डिसऑर्डर फॉर्म में है क्या, खाली ट्रेट्स है, कोई स्टाइल आप जैसे बात कर रहे हो, आपका बिहेवियर वो और सेकेंड थिंग, आर यू प्रोन फॉर सम मेंटल हेल्थ कंडीशन, कोई सिम्टम्स है क्या, या फिर
हो सकता है आपके एग्जैक्टली। तो उससे ये डिराइव कैसे करेंगे कि अभी इन दोनों को शादी करनी है कि नहीं? जैसे मैंने बोला कि ये इसीलिए नहीं करनी है कि मुझे शादी करनी या नहीं, बिकॉज सी अंडरस्टैंड देयर इज नो परफेक्ट पर्सनालिटी, मतलब हाँ मतलब दिस A B C अगर मैच होता है तो सब उसी के साथ शादी करो। जैसे ये नहीं कुंडली में क्या होता है, आपके 36 गुण मिल रहे हैं, मतलब आप परफेक्ट हो। तो वैसे साइकोमेट्रिक्स में क्या गुण मिलने चाहिए? राइट। सो मुझे ऐसा लगता है गुण मिलने से भी इम्पोर्टेंट है हाउ यू आर एडजस्टिंग विथ ईच अदर। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी दो कपल या दो पर्सनालिटीज में कम ज़्यादा होने वाला है, बट ये इम्पॉर्टेंट है वो ट्रेड्स को आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो आपके डे टू डे लाइफ में, दैट मेक्स ऑल डिफरेंस। बिकॉज ऐसा नहीं होने वाला कि हाँ ये टेस्ट हो गया, ये इसका रिजल्ट है, अभी शादी मत करो। नो, ऐसे उससे पता चलता है हमको कि क्या प्रॉब्लम है, एंड क्या उसको हम एक्सेप्टेबल है क्या? यस, ये पर्सनालिटी में मेरे ये 1 2 3 4 5 अच्छे पॉइंट्स है, इसके पर्सनालिटी में ये 1 2 3 4 5 अच्छे पॉइंट्स है। मान लो जैसे मैं बोलती हूँ ना, पर्सनालिटी कोई एक बंदा है या कोई इंसान है, ही इज़ वेरी व्हाट यू पर्टिकुलर और ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी अच्छा है, सो और मे बी अ वाइफ और अपोजिट हस्बैंड इज़ वेरी मेसी एंड देन क्लमजी। ओके, मान लो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प, बट अगेन हाउ दे आर टेकिंग इट टू ईच अदर। हाँ, मुझे टॉवेल लग रहा है, ऐसे गीला टॉवेल रख दिया बेड पे, मुझे नहीं चलने वाला है। हाँ, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। बट मान लो इन अदर हैंड दैट अनदर पार्टनर इज वेरी मेसी, बट दैट पार्टनर इज वेरी गुड इन मान लो कि प्लानिंग अ ट्रिप या ऐसे कुछ, तो वो उसको हेल्प करने वाला। सो वी हैव टू टेक कि क्या क्या अच्छा साथ में जा सकता है। ऐसे नहीं देखना कि अरे तेरे में एक खराब है, मेरे में एक खराब है। दिस हाउ मैरिज विल नॉट वर्क, or any relation, not only marriage, you talk about mother son, daughter father, दो sisters, दो brother, कोई भी ले लो। So I'm not aware of the statistics, लेकिन अगर ये टेस्ट लिया भी तो फिर आगे जाके मैरिज सक्सेसफुल होगा, उसका कोई गारंटी तो नहीं है, करेक्ट? Yes, it is a like preventive thing, right? Obviously, क्योंकि क्या होता है ना, सिचुएशन प्रॉब्लम्स अच्छी बुरी चीज़ें बोल के नहीं आती है, you know, it's all about how you are reacting to everything that makes this ये साइड या वो साइड। सी मुझे ये पता चले, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्गेनाइज हूँ, जैसे आपने कहा माय पर्सनालिटी इज आल्सो लाइक दैट, मुझे चीज़ें सही जगह पे पड़ी हूँ, वो पसंद है। सो मुझे अगर पता चल जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट में कि हाँ वो थोड़ी सी डिसऑर्गेनाइज्ड है बंदी, लेकिन बिकॉज बाकी जितने भी अच्छी चीज़ें हैं उसकी वो मुझे पसंद है, तो हो सकता है मैं ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, ये मुझे पता चल जाता है। सो ना सेम टॉपिक, जो इंसान को चीज़ें परफेक्ट 100% यू नो टॉप 1 तो ही अच्छा है, और उसकी पार्टनर है वो उसको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सिखाती है। ठीक है, कभी नंबर 2 नंबर 3 आए तो भी दैट्स ओके, ऑब्वियसली। और वो पार्टनर उसको सिखाएगा, यस नाउ इफ यू कैन डू अ नंबर 2 and 3, यस लेट्स गो टू नंबर 1। सो दिस इज हाउ यू आर इंटर रिलेटेड एंड हेल्पिंग ईच अदर। क्योंकि भले ये साइकोमेट्रिक टेस्ट हो ना हो, सोसाइटी में एक बात हमेशा चलती है कि अरे एक बार शादी हो जाए बाद में लोग सेट हो जाएंगे अपने आप ही, कि अरे शादी के बाद ये अभी तो कुछ कमाता नहीं है पर शादी के बाद कमाने लग जाएगा। तो शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ने के बाद क्या ये सब चीज़ें खुद सीखी जा सकती, इम्प्रूव की जा सकती है, या फिर एक्चुअली जो आप कह रहे हैं वो हमेशा करना ही चाहिए इंसान को? इट्स बेटर कि आप करो, ये प्रोसेस से जाओ, बट ठीक है नहीं किया तो भी ऐसे नहीं कि इसको नहीं किया तो टूटने वाला या इसको किया तो बचने वाला, ऐसे कुछ नहीं है। करेक्ट मतलब बेस्ट वे इज कि आप करो। यस ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे आपने कहा ना डाइवोर्स रेट्स बढ़ते बहुत ज़्यादा है, जो पहले नहीं होते थे, तो पहले के सॉल्यूशंस भी शायद आज एग्जैक्टली काम नहीं करते होंगे, राइट। सो पहले भी डाइवोर्स होते थे, अभी भी डाइवोर्स हो रहे हैं, बट अगर हम उसको अंडरलाइन में देखने जाए कि 2 people विथ एक्सट्रीम पर्सनालिटीज आर टुगेदर, और जिसके वजह से झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखने का, समझने का, उसको रिएक्ट करने का तरीका ही अलग है। और इसीलिए होता है कि मुझे मेरा पार्टनर समझ के नहीं रह रहा है, मेरे घर वाले मुझे समझ के नहीं, बहुत बार हम कॉमनली बोलते हैं ये चीज़। हाँ, तो ये इसीलिए हो रहा है। लेकिन आपके पास जो लोग आते हैं, एक आदमी आ रहा है आपके पास एक अपनी वाइफ की कंप्लेंट लेकर, एंड फिर आप चलो दोनों से बाद में साथ में मिलते हो, तो आप क्या समझाते हो उनको एग्जैक्टली? राइट। सो यूजुअली ये होता है कि मैं फर्स्ट सजेस्ट करती हूँ कि इफ़ पॉसिबल डू अ टेस्ट, बिकॉज क्या होता है ना, मैं ऊपर क्या होता है एक इंसान की या
कोई भी ह्यूमन, मेल फीमेल, ये होता है कि हम किसी भी इंसान को मिल रहे तो वी पोर्ट्रेट आवर बेस्ट सेल्फ. करेक्ट. इट इज़ वेरी ऑब्वियस, राइट. तो क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स है ना वो हाइड हो जाती है, उनको दिखती नहीं. मतलब मैं 2 घंटे आपको मिल रही हूँ तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक माई ऑल एफर्ट्स टू शो व्हाट बेस्ट, हाउ बेस्ट एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम. मतलब अपने आप को डिफेंड हो सकता है, मेरा बुराई है, मैं छुपाने भी की कोशिश करूँगा. राइट. सो दैट इज़ वन थिंग. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वो टेस्ट करो. सेकेंड थिंग, मैं उनको वेरी इंपॉर्टेंट, जब कपल आता है कोई भी, या मतलब मैरिड नॉन मैरिड कोई भी, उनको ये बताती हूँ कि अ थेरेपी सेशन और अ काउंसलिंग सेशन, इसमें ये नहीं होने वाला है कि आप मुझे वाइफ के 10 प्रॉब्लम बताओ, उसको मैं मैजिक करूँगी, चेंज करूँगी, या वाइफ को बोलूँगी 10 प्रॉब्लम बताओ. नहीं, इट्स अ सेल्फ वर्क हेल्प जर्नी, राइट. जब आप खुद में बदलाव लेके आओगे तब अपने आप को आपको सामने वाले में बदलाव दिखाई देंगे. So that is a big thing people needs to understand, because couples यही expectation लेके आते हैं, मैन हो या वुमेन, कि उसको चेंज करो. ये गलत है, क्योंकि नहीं तो अगर वो खुद को सही नहीं समझ रहा है तो वो फिर आएगा ही क्यों. कहीं ना कहीं तो या तो खुद को गलत समझ रहा है तो वो आएगा, या तो उसको लगेगा कि सामने वाला नहीं समझ रहा है. करेक्ट. राइट. सो अगर मैरिज वर्क करना है, कोई भी रिलेशनशिप उसको वर्क करना है, तो उसके लिए दोनों को एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वेदर इट्स अ मैन और अ वुमेन. टेल मी समथिंग विथ योर ओन एक्सपीरियंस. यू आर अ वुमन, राइट. सो मैन जब अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं, सो समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील ना, अरे यार यही पागल है, इसको ही समझ नहीं आ रहा है कि बीवी को ये चाहिए और समझ नहीं रहा, तो मैं इसकी क्या हेल्प करूं. ऐसा कभी होता है क्या आपके साथ? राइट. सो ये होता है, मैंने जैसे बोला कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, राइट. तो हमेशा मैं ये बात समझाती हूँ कि दोनों को एक मिडवे फाइंड आउट करना है. जैसे हमने एनिवर्सरी का एग्जांपल लिया था, वेरी कॉमन टॉपिक. तो मेंस को ये समझना है कि फीमेल और वुमेन की नीड क्या है. करेक्ट. ओके. और वुमेन को ये समझना ज़रूरी है कि मेन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हाँ, मतलब मैं हमेशा समझाती हूँ कि अगर आपने 2-3 अच्छी लाइंस बोल दी तो शी विल बी ऑन क्लाउड 9. दैट्स हाउ वुमेन थिंक. और मेन को उनको बोलोगे कि हाँ उनकी क्या, चलो आज हम क्रिकेट IPL साथ में देखते हैं, क्या हो गया. वही. हाँ, मतलब दिस इज व्हाट मेन्स इनर मोस्ट नीड, कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ वैसे ही मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा. अच्छा, मान लो कभी वाइफ या पार्टनर जो भी वो आके बोलती है कि आज हम लोग कुछ क्रिकेट के बारे में डिस्कस करते हैं, आज वो इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ कंसेप्ट है, ट्रेडिंग आज मैंने इतने पैसे मिलाए, लॉस किया, कैसे लगेगा. इमेजिन फ्रॉम हस्बैंड और बॉयफ्रेंड पर्सपेक्टिव, वाओ फैसिनेटिंग, उसको पता है. कार्स, तो क्या होगा, अटैचमेंट बढ़ेगी. इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों को जो चाहिए वो इक्वली दोनों देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बॉन्डिंग बढ़ेगा और फिर डिस्प्यूट कम हो गए. सो दोनों तरफ से आना चाहिए. मान लो कभी वाइफ, उसको मैं खुद से शॉपिंग के लिए लेके, शॉपिंग इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू मोस्ट वुमेन. करेक्ट. तो उसको क्या लग रहा है, वाह मेरा हस्बैंड मुझे कितना प्यार करता है. सो आदमियों में ना आजकल ये बहुत देखने मिल रहा है कि शादी नहीं करनी है, या फिर कोई रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड है तो कमिटमेंट पे जैसे ही बात आने लगती है, मतलब लड़कियां सीरियस बात करने लग जा रही है, तो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं मैन, एंड कमिटमेंट से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरते हैं. व्हाई डज दैट हैपन? सो कमिटमेंट मतलब क्या होता है कि वो चीज़ को मैं रिपीट करना, कि उसी इंसान के साथ रहना है, गर्लफ्रेंड वाइफ या जो भी. इसमें 2 चीज़ें होती है. जब भी मैं कमिट करता हूँ मेरा परफॉर्मेंस प्रेशर 10 से 100 हो जाता है, राइट, इन एवरीथिंग, राइट. अभी ये होता है कि मुझे एक बार मैंने शादी डिसाइड किया, या आई वांट टू गो अहेड इन दिस रिलेशन, मुझे फाइनेंशियली बिल्डअप करना है, मुझे सोशली खुद को बिल्डअप करना है, मेरी फिजिकल हेल्थ करनी है, मेरे इन लॉज के साथ मेरा कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है. सो ये क्या होता है, ये ऑल चीज़ें परफॉर्मेंस के अंडर आती है. करेक्ट. तो वो प्रेशर होता है. और जब तक वो प्रेशर नहीं है, मतलब शादी अगर करनी है इंडियन सोसाइटी में और वो लड़की को घर पे इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या होता है, कितना पैकेज है, कोई हेल्थ बैकग्राउंड है क्या. करेक्ट. तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं मेन्स आर गेटिंग जज्ड अबाउट इट. करेक्ट. तो मैं अगर कमिटमेंट दे दूंगा तो मुझे कॉन्स्टेंटली नंबर 100 पे ही आना है. करेक्ट. यू कैन नॉट फेल. वो एक प्रेशर हो जाता है. यस. राइट.
एंड सेकेंड थिंग ये होता है कि कोई मुझे कुछ करने के लिए बोल रहा है कि आप ये कपड़े मत पहनो, आज यहाँ पे मत जाओ, लेट मत आओ, बच्चों का ध्यान रखो। अभी क्या होता है, जब अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें या मेंस की बात करें, हमारा अपब्रिंगिंग आदमी का कैसे है कि आदमी का अपब्रिंगिंग यही है, खुली छूट है, फ्रीडम है, बच्चा लड़का बाहर गया तो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने अभी रिसेंट एग्जांपल बताया, 50 ईयर ओल्ड फीमेल काउंसलिंग के लिए आ रही थी, उन्होंने बताया कि मेरी 18 ईयर ओल्ड बेटी है, वो अगर 7-8 बजे से भी लेट आती है तो मुझे स्ट्रेस होता है, बट मेरा बेटा अभी 20-25 साल का है, वो 12 बजे 1 बजे आता है, मुझे स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि वो फ्रीडम, हाँ, फ्रीडम ऑफ चॉइस वो दिया गया है पहले से कि हाँ तुम घूमने जाओ, तुम अकेले जाओ, तुम कुछ नहीं, तुमको तो बिजनेस ही संभालना है। वो फिर और सडनली कमिटमेंट में क्या होता है, कट। यस, आपके ऊपर कोई होता है जो आपको निगरानी रख रहा है, आपको जवाब देना है जिसके बारे में। राइट। और फिर ऐसे उनको लगता है कि अगर मैंने कमिटमेंट किया, और जैसे मैंने बोला कि अगर वो चीज़ नहीं हो पाई, उनको मेन को ये रहता है ना, उनकी पर्सनालिटी बिल्डअप कि मुझे घर संभालना ही है। हाँ, तो अगर मैं घर नहीं संभाल पाया, अगर मैं मेरी फैमिली लाइफ की केयर नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो वाई टू कमिट, ये तो अच्छा चल रहा है। करेक्ट। सो कमिट करने का प्रेशर तो सोसाइटी से आता ही है हमेशा, क्योंकि माँ बाप ने तुम्हारे पैदा होते ही डिसाइड कर लिया था कि अच्छा मेरा बच्चा लड़का ये करेगा, एंड फिर ये हमारा बुढ़ापे में भी ख्याल रखेगा, एंड शादी करेगा, और फिर हम उसके जो बच्चे हैं उनको हम खिलाएंगे। सो ये ड्रीम्स तो एक माँ बाप तो पहले ही बना ही लेते हैं। सो सोसाइटी प्रेशर तो 100% है ही है कमिटमेंट की तरफ, लेकिन अगर एक आदमी को कमिट सच में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये वो डिसीजन कैसे ले फ्रॉम मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव। करेक्ट, बाद में सब ठीक हो ही जाएगा। हाँ, सो ऐसे नहीं है कि हाँ शादी या कुछ भी कमिटमेंट के बाद चीज़ें बहुत ख़राब या बहुत अच्छी होने वाली है। दैट वी नीड टू, इट्स अ जर्नी, इट्स अ इंडिविजुअल जर्नी। ऐसे नहीं कि हाँ एक मतलब ऐसा अगर होता तो हमारे दादा दादी नाना नानी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी अभी अबाउट मेंटल हेल्थ, बट स्टिल दे से कि मुझे मेरे जवानी में ये करना चाहिए था, मेरे बच्चों की ऐसी परवरिश करनी चाहिए, मुझे अभी हेल्थ को लेके ये तकलीफ क्यों? बिकॉज इट इज़ अ जर्नी। एक स्टेप आप चढ़ते हो, आगे की स्टेप को आपको पार करना है। सो टेक इट एज ए जर्नी। सो दैट वाज एन अमेजिंग सेशन विथ यू, एंड आई थिंक जो आपने पॉइंटर्स कहे हैं दे आर रियली हेल्पफुल टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड। ना सिर्फ आई थिंक सिर्फ मैन को ये वीडियो देखना चाहिए, बल्कि पूरी सोसाइटी को देखना चाहिए, ताकि दोनों के ही, ना सिर्फ मैन, दोनों के ही पर्सपेक्टिव अलग हैं। पहले तो एक्सेप्टेंस हो, एंड देन उसके ऊपर काम करने का अपना है नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए हमें। वो अगर लेंगे तो आई थिंक बहुत काम कम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड रियली appreciate it. Thank you. I'm grateful.